नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अनुराग एकेडमी एस के सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं आज एक और नया वीडियो और एक नई ट्रिक के साथ आया हूं। मित्रों, मैं बता दूं कि आज मैं ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे कि आप भारत के सभी राज्यों से जितने भी लोक नृत्य पूछे जाते हैं एग्जामों में, उन सभी लोक नृत्य को एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, मैं आज उस पर चर्चा करने वाला हूँ। तो अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगता है तो मित्रों लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। और मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करते समय ध्यान रखिएगा कि मित्रों बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल नोटिफिकेशन में रख लेना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो मैं आज चलता हूँ, सबसे पहले बात कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य के बारे में। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं उसको हम आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को। तो यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश, अर्थात मित्रों मैं पहले बता दूं कि जो ट्रिक का जो एक पहला शब्द मिलेगा, सभी ट्रिक में जो पहला शब्द मिलेगा वह उस राज्य को रिलेट करेगा कि जिस राज्य से संबंधित हम लोक नृत्य के बारे में याद करना चाहेंगे। अर्थात वह ट्रिक यह बताएगी कि वह किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य के बारे में हमें याद है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। तो हमारी ट्रिक है यहाँ पर मित्रों कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। मित्रों बस एक लाइन अगर आप सभी को याद है तो आप सभी को उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं, सभी लोक नृत्य को आसानी से एक चुटकी में आप सभी लोग याद कर सकते हैं। और मित्रों यहाँ इतना कठिन शब्द भी नहीं लिखा गया है कि जो कि आपको याद ना हो। तो जैसे कि आपको याद करने की बात बता दूं तो इस शब्द को 2 से 3 बार अगर ध्यान से आप पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जैसे कि अगर बात किया जाए तो उत्तर में एक कजरी नाम की लड़की रहती है और वह क्या करती है, तो वह रासलीला करती है। और रासलीला ऐसा करती है कि उसके रासलीला को देखने के लिए जो उसके गांव के छोरे होते हैं वह उसके नौटंकी कुल में आ जाते हैं। बस इसको इतना ही अपने दिमाग में समझकर इतना ही दिमाग में फीड कर लीजिए कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया, यह तो हमारी ट्रिक हो गई। और इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे, तो हम बात कर लेते हैं उत्तर में कजरी। यहाँ पर कजरी वर्ड देखिएगा और कजरी से हमारा बनता है यहाँ पर मित्रों जो हमारा बनेगा, कजरी से हमारा बनेगा कजरी नृत्य और रासलीला से बनेगा हमारा रासलीला नृत्य। और उसके बाद बात कर लेते हैं छोरा से, तो छोरा से हमारा बनेगा झोरा। और नौटंकी से बात कर लें तो नौटंकी से बनेगा नौटंकी। और कुल से हमारा बनेगा चरकुला नृत्य। तो चरकुला नृत्य आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा मित्रों, चरकुला नृत्य यहीं पर है। जैसे कि कजरी से हमारा बना कजरी नृत्य और रासलीला से बना हमारा रासलीला और छोरा से बना हमारा झोरा, नौटंकी से बना नौटंकी और कुल से बना हमारा चरकुला। अर्थात उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। इतना एक लाइन अगर आपको याद है तो आसानी से उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी लोक नृत्य को याद कर सकते हैं। और बात कर लूँ मित्रों यहाँ पर चरकुला नृत्य जो है यही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा चरकुला पे। तो यह चरकुला नृत्य पूछा जाता है कि किससे रिलेट करता है, अर्थात किस भूमि से रिलेट करता है। तो याद रखिएगा कि चरकुला जो है यह ब्रजभूमि से रिलेट करता है मित्रों। और बता दूं जो रासलीला, तो रासलीला का यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा होगा। तो हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित और प्रश्नों की। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो चरकुला नृत्य है, यहाँ पर लिखा गया है कि चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। मित्रों काफ़ी बार जो एग्जामों में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से, तो यही पूछा जाता है कि चरकुला नृत्य किस जगह से संबंधित है या किस भूमि से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि चरकुला नृत्य जो है वह ब्रजभूमि से संबंधित है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो सभी लोगों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लेकिन मित्रों यहाँ पर जो प्रश्न बनाया गया है वह यहाँ पर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वह किस नदी पर बसा है। अगर पूछ लिया जाए तो वह गोमती नदी के किनारे बसा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है मित्रों कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ शहर किस नदी पर बसा है, तो वह कहाँ पर बसा है, किस नदी पर बसा है, तो गोमती नदी पर बसा है। तो मित्रों अगर यह ट्रिक आपको सचमुच लग रही है कि आसानी से आप सभी लोग इस ट्रिक के माध्यम से सभी राज्यों के लोक नृत्य को याद कर सकते हैं, तो एक लाइक तो बनता है मित्रों। तो बात कर लेते हैं हम अब यहाँ पर असम की।
असम राज्य से संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, एक आसान ट्रिक के माध्यम से। तो असम हमने पहले बताया मित्रों कि जो पहला वर्ड है, जो पहला वर्ड यहाँ पर दिख रहा है वह उस राज्य को रिलेट करेगा कि किस राज्य की लोक नृत्य को हम याद कर सकते हैं, अर्थात कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, अर्थात असम की एक बहू थी जो काले गोपाल के साथ भाग गई। अब इससे हमारी जो ट्रिक बनती है, तो असम की बहू, तो असम तो हमें रिलेट कर रहा है कि असम के लोक नृत्य हैं, और बहू की बात किया जाए तो बिहू नृत्य, जो बिहू नृत्य है वह असम से रिलेटेड है, और काले गोपाल से हमारा बनता है कली गोपाल। तो असम राज्य से जो मित्रों एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वह दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहू नृत्य और कली गोपाल नृत्य किस राज्य से रिलेट करते हैं, तो वह असम राज्य से रिलेट करते हैं। आसानी से आप सभी लोगों को याद हो जाएगा। और बात कर लेते हैं असम की राजधानी की, तो वह दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है। और बात कर लेते हैं, तो असम राज्य की जब बात आए तो वहाँ पर ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि एक सींग वाले गैंडे का चर्चा ना हो। तो मित्रों एग्जामों में काफ़ी बार देखने को मिलता है कि यह पूछ लिया जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य कह लीजिए, वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और बात किया जाए वह कहाँ पर है, तो वह असम राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड नंबर पर, तो जो असम की नृत्य देख लिए हम, अब बात कर लेते हैं झारखंड में। झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड से मित्रों यहाँ पर झारखंड के लोक नृत्य के बारे में हम देख लेते हैं। तो हमने पहले बताया कि झारखंड जो आया है पहला वर्ड, वह उस राज्य से रिलेट करेगा कि हम किस राज्य के लोक नृत्य को याद कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं ट्रिक की, तो झारखंडे छह पाई पर सोता है। मित्रों आपको बस इतना याद रखना है कि झारखंडे नामक एक व्यक्ति है, वह कहाँ पर सोता है, तो वह छह पाई पर सोता है। अर्थात सभी लोगों को पता है कि चार पाई होती है, लेकिन आपको बस इमेजिन करना है कि जो झारखंडे है वह इतना विशाल आदमी है कि वह चार पाई पर अगर सोएगा तो वह चार पाई टूट जाएगी, इसलिए वह क्या करता है कि छह पाई पर सोता है। अब छह पाई से हमारा जो ट्रिक बनता है, तो छऊ से बनता है, छा से हमारा बनता है छऊ नृत्य, और पाई से हमारा बनता है पाई का नृत्य। अर्थात आप सभी को जो झारखंड से रिलेट करता है, जो नृत्य पूछा जाता है एग्जामों में, वह केवल दो ही नृत्य पूछे जाते हैं, वह कौन सा, छऊ नृत्य और पाई का नृत्य। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि झारखंडे इतना विशाल आदमी है तो चार पाई पर सो नहीं सकता है, इसलिए वह क्या करता है कि छह पाई का यूज करता है। और छह पाई से बनता है, छा से बनता है छऊ नृत्य, और पाई से बनता है पाई का नृत्य। अब बात कर लेते हैं झारखंड की राजधानी की, तो झारखंड की राजधानी रांची है। और बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो एकल खिड़की सुविधा केंद्र जो बनाया गया था या एक योजना तैयार की गई थी, तो यह योजना झारखंड राज्य के द्वारा तैयार की गई थी। तो और यह बात कर लेते हैं कि यह एकल खिड़की सुविधा केंद्र जो योजना चलाई गई थी वह किसके लिए चलाई गई थी, तो वह किसानों के लिए चलाई गई थी। अब बात कर लेते हैं हम आगे बढ़ते हैं अगले राज्य पर, अगले राज्य के लोक नृत्य के बारे में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पंजाब के बारे में। और पंजाब के लोक नृत्य की बात किया जाए तो देख लेते हैं हमारी ट्रिक क्या है कि पंजाब के गिद्ध भांग पीते हैं। अर्थात आपको बस इतना याद रखना है कि जो पंजाब में गिद्ध होते हैं वह क्या करते हैं कि खाना के स्थान पर वह भांग पीते हैं, खाना नहीं खाते बल्कि भांग पीते हैं। अर्थात हमने पहले भी बता दिया है कि मित्रों पंजाब अर्थात जो वर्ड पहले आएगा उसी राज्य से रिलेट करेगा। तो पंजाब, पंजाब से हमारा बनता है कि पंजाब के लोक नृत्य से, और गिद्ध, गिद्ध भांग पीते हैं, और गिद्ध से हमारा बनता है गिद्धा नृत्य, और भांग से हमारा बनता है भांगड़ा नृत्य। और बात कर लेते हैं यहाँ पर पंजाब से, तो पंजाब का जलीय जीव के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंजाब का जलीय जीव जो है वह डॉल्फिन को माना जाता है। अर्थात पंजाब के जलीय जीव की बात किया जाए तो वह कौन सा जीव है जिसे पंजाब का जलीय जीव माना जाता है, तो वह डॉल्फिन है। अब बात कर लेते हैं हम आगे, तो मित्रों यहाँ पर देख लीजिए ये जो भांगड़ा नृत्य है, यही भांगड़ा नृत्य ऐसे किया जाता है, जो कि कहाँ से रिलेट करता है, तो पंजाब से रिलेट करता है। अब बात कर लेते हैं आगे हम राजस्थान की। तो राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान की ट्रिक हम देख लेते हैं कि आपको बस इमेजिन करना है कि मैं राजस्थान गया और खूब घूमा, गर्मी वहाँ पर इतनी अधिक थी कि वह गर्मी सुई के जैसे लग रही थी। अर्थात मित्रों आपको याद करना है क्या कि मैं राजस्थान गया, खूब घूमा वहाँ पर, और गर्मी इतनी अधिक थी कि वह गर्मी सुई की जैसे लग रही थी। और इसी से हमारी जो ट्रिक बनकर निकलती है। तो मित्रों मैं राजस्थान गया, राजस्थान से तो आपको पता है कि राजस्थान का लोक नृत्य है, और वहाँ पर क्या किया मैंने, बहुत घूमा, अर्थात खूब घूमा। तो खूब और घूमा से हमारा बनता है घूमर नृत्य, और वहाँ पर गर्मी इतनी अधिक थी कि सुई के जैसे चुभ रही थी, अर्थात सुई जैसी गर्मी लग रही थी, और सुई से हमारा बनता है सुई से नृत्य। अर्थात अगर राजस्थान की बात किया जाए कि राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य के बारे में, तो वह घूमर नृत्य और सुई से नृत्य, और
आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान से संबंधित जो नृत्य है वह सबसे अधिक जो एग्जामों में पूछा जाता है वह क्या है, कठपुतली नृत्य है। तो कठपुतली नृत्य आप सभी लोगों को आसानी से याद होगी। तो मित्रों और बात कर लेते हैं राजस्थान की राजधानी। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों जरूर याद रख लीजिएगा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है, तो जयपुर है। और जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और मित्रों राजस्थान का यह घूमर नृत्य है। अब बात कर लेते हैं आगे हम इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। थोड़ा सा था कि राजस्थान द्वारा एक जन पोर्टल सूचना लॉन्च किया गया था, जो कि जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो वह कहाँ से लॉन्च किया गया था, किस राज्य से रिलेट करता है, तो वह राजस्थान से रिलेट करता है। और बात कर लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है, और उसे जयपुर को भारत का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे नागालैंड के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नागालैंड से संबंधित। तो नागालैंड जो आपको ट्रिक याद करना है, तो यहाँ पर मित्रों थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। आपको याद करना है कि नागालैंड में जो सांप पाए जाते हैं वह सांप जो होते हैं वे चोंच वाले होते हैं। अर्थात जो नागालैंड में सांप पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो नाग पाए जाते हैं, वहाँ की नाग जो होते हैं उनके चोंच लंबे लंबे होते हैं। तो आपको याद करना है चोंच, और चोंच से हमारा बन जाता है कि नागालैंड से संबंधित जितने भी ट्रिक लोक नृत्य हैं वह जो एग्जाम में पूछा जाता है तो वह चोंग नृत्य पूछा जाता है। और नागालैंड के लोक नृत्य की बात किया जाए तो जो चोंग नृत्य है वह नागालैंड से रिलेट करता है। और बात कर लेते हैं नागालैंड की राजधानी की, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है, तो कोहिमा में है। और बात कर लेते हैं नागालैंड की जो चोंग नृत्य है, तो मित्रों चोंग नृत्य को ऐसे किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम आगे गोवा की। तो गोवा से संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि गोवा से संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं उसको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो गोवा काफ़ी लोगों को क्या सभी लोगों को पता है मित्रों कि गोवा में बहुत अधिक शराब बिकती है, अर्थात दारू का सेलिंग जो होता है वह गोवा में सबसे अधिक होता है। तो बात कर लेते हैं, तो गोवा में जब दारू अधिक बिकेगा तो वहाँ पर क्या होता है कि एक शीशी होती है, अर्थात बोतल जो होता है, बोतल में ढक्कन लगा होता है, और जब वहाँ पर अधिक शराब बिकेगी तो जो बोतल होगी बोतल के ढक्कन को फेंका जाएगा। तो बोतल के ढक्कन को फेंका जाता है तो क्या किया जाता है, वहाँ पर जो कबाड़ी लोग होते हैं उसे एकत्रित करके उसे ढक्कन की मंडी लगाते हैं। तो मित्रों यहीं से हमारी ट्रिक बन जाती है कि गोवा में हर हफ्ते ढक्कन की मंडी लगती है। ढक्कन की मंडी लगती है कहाँ पर लगती है, तो गोवा में लगती है। और इसी से हमारा बन जाता है क्या कि ढक्कन से हमारा बन जाता है मित्रों, यहाँ पर ढक्कन से बन जाता है ढकनी, और मांडी से हमारा बन जाता है मांडी। मित्रों गोवा में हर हफ्ते ढक्कन की मंडी लगती है, और ढक्कन से हमारा जो बनता है वह ढकनी नृत्य बनता है, और मांडी से बन जाता है मांटी नृत्य। और बात करते हैं गोवा की। तो गोवा के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो गोवा जो बसा है वह मांडवी नदी के किनारे बसा है। जो गोवा शहर स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा की राजधानी की बात किया जाए तो गोवा की राजधानी पणजी है। और बात करते हैं यहाँ पर गोवा के, तो गोवा में एक बर्ड अभ्यारण्य पाया जाता है, अर्थात पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है, जिसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो गोवा राज्य में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगले राज्य की बात कर लेते हैं यहाँ पर गोवा की, अरुणाचल प्रदेश की। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक हमारी क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य को कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर मित्रों बस इमेजिन करना है कि एक लड़का है जिसका नाम अरुण है, और वह युद्ध लड़ने जाता है। और युद्ध लड़ने जाता है तो यह क्या करता है कि वह मुखौटा पहन कर जाता है, अर्थात अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। आपको यह वर्ड 2 से 3 बार पढ़ लेना है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और मित्रों मैं बता दूं कि आप केवल इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, और उसके बाद अगर आपको यह पूरे राज्य से संबंधित लोक नृत्य अगर नहीं याद होते हैं तो मित्रों आप डिसलाइक करके चले जाना मित्रों। लेकिन यह वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद अगर आपको लगे कि याद हो गया तो मित्रों कमेंट में जरूर लिखना। और बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक की। तो अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन, अर्थात अरुण नामक एक लड़का है जो क्या करता है कि युद्ध लड़ने जाता है, और वह क्या करता है कि मुखौटा पहनकर युद्ध लड़ने जाता है। अब बात करते हैं अरुण से बन जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद बात कर लेते हैं युद्ध से बन जाता है हमारा युद्ध नृत्य, और मुखौटा से बन जाता है हमारा मुखौटा नृत्य। अर्थात जो अरुण है वह युद्ध लड़ने जाता है, और युद्ध से बन जाता है हमारा युद्ध नृत्य, और मुखौटा से बन जाता है मुखौटा नृत्य। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अब बात करते हैं हम अगले राज्य की, और इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ को
एकदम आसानी से हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं मित्रों कि छत्तीसगढ़ से संबंधित कितने लोक नृत्य हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो यहाँ छत्तीसगढ़ जो शब्द पहले आया है यहाँ तो छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेट करता है। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक गाड़ियाँ होती हैं और जब बहुत अधिक गाड़ियाँ होंगी तो वहाँ पर बहुत अधिक गाड़ी चलेगी तो पकड़ी भी जाएगी। तो इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में गाड़ी बहुत चलती है और पकड़ी जाती है। मित्रों जहाँ पर गाड़ी अधिक चलेगी वहीं पर तो गाड़ियों को पकड़ा जाएगा, अर्थात उल्टा सीधा चलाया जाएगा और वहीं पर पकड़ा जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो बहुत अधिक गाड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर जब गाड़ियाँ चलाई जाती है तो वहाँ पर पकड़ी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ट्रिक, इसी शब्द से हमारी जो ट्रिक निकलती है तो गाड़ी से हमारा बन जाता है यहाँ पर गढ़वाली। मित्रों गाड़ी से हमारा बनता है गढ़वाली नृत्य और पकड़ी से बन जाता है हमारा पंडवानी नृत्य। अर्थात छत्तीसगढ़ में गाड़ी बहुत अधिक है और जो चलाई जाती है तो उसे पकड़ा जाता है। तो गाड़ी से बन जाता है गढ़वाली और पकड़ी से बन जाता है पंडवानी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर पंडवानी नृत्य की। तो पंडवानी नृत्य जो है यह तीजन बाई से संबंधित है। यह मित्रों कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि पंडवानी नृत्य यह किससे संबंधित है, तो तीजन बाई से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर तो तीजन बाई को वर्ष 2019 में वर्ष 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था मित्रों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिएगा मित्रों। और बात कर लेते हैं तो 1987 में इसे पद्मश्री से भी नवाजा गया था। किसे? तीजन बाई को, जो पंडवानी नृत्य से संबंधित है। तो मित्रों और बात कर लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से एक लोक नृत्य के बारे में और बता देते हैं कि वहाँ पर एक सुआ नामक लोक नृत्य पाया जाता है जो कि एग्जामों में अभी तो कई बार पूछा तो नहीं गया है मित्रों, लेकिन आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन से लोक नृत्य हैं? तो गढ़वाली, पंडवानी। और पंडवानी किससे संबंधित है? तो तीजन बाई से संबंधित है। और तीजन बाई को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1987 में पद्मश्री से नवाजा गया था। और सुआ नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब बात करते हैं हम आगे। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं यहाँ पर मित्रों। जो सुआ नृत्य है वह सुआ नृत्य का जो एक चित्र देख रहे हैं मित्रों कि सुआ नृत्य को जो किया जाता है वह एक ही पेशे में अर्थात एक ही पहनावे में कई स्त्रियों को एक लाइन में अर्थात एक कतार में खड़े कर वह नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा की। तो उड़ीसा से हम देख लेते हैं कि उड़ीसा को किस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। उड़ीसा को आपने मित्रों कभी ये सुना होगा कि एक गाना था उड़ी उड़ी जाए रे, अर्थात वही गाना अगर आपको याद है तो उड़ी से हमारा बन जाता है उड़ीसा और उड़ी उड़ी जाए रे। तो मित्रों यह तो मैं बता दूं कि जो उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य पूछे जाते हैं वह इसी उड़ीसा से ही रिलेट करता है। और अगर आपको याद है कि उड़ीसा, तो आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, उड़ीसा से ही बन जाता है हमारा उड़ीसी नृत्य, अर्थात उड़ीसी नृत्य जो है वह उड़ीसा से रिलेट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा की राजधानी की। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और बात करते हैं उड़ीसा में स्थित उद्यान की। तो वहाँ पर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जो कि उड़ीसा से संबंधित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मित्रों कुछ और इम्पोर्टेंट के बारे प्रश्नों के बारे में। तो जो लिंगराज मंदिर है और पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो ये 3 मंदिरें हैं वह कहाँ पर स्थित हैं? तो वह भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित हैं। कौन कौन? लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अब बात करते हैं हम गुजरात की। तो गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के लोक नृत्य को आसानी से हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। तो बस इतना अमेजिन करना है कि मित्रों मैं गुजरात गया और वहाँ पर क्या किया, मैंने वहाँ पर गुल्ली डंडा खेला। जैसे कि गुल्ली डंडा काफ़ी लोगों ने खेला होगा बचपन में। तो मित्रों बस इतना अमेजिन करना है कि मैं गुजरात गया घूमने के लिए और वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने देखा कि वहाँ पर गुल्ली डंडा खेला जा रहा था। तो हमने भी जाकर वहाँ पर क्या किया, गुल्ली डंडा खेला। और इसी गुल्ली और डंडा से हमारा बन जाता है क्या? तो बात करते हैं कि मैं गुजरात गया तो गया से बन जाता है हमारा गरबा नृत्य। और गुल्ली डंडा खेला तो गुल्ली डंडा से हमारा बन जाता है डांडिया नृत्य। और गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य वह कहाँ से रिलेट करते हैं? तो गुजरात राज्य से रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं गुजरात की राजधानी की। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और बात कर लेते हैं तो जो विश्व की सबसे पहली बैटरी चालित बस सेवा प्रारंभ की गई थी तो वह गुजरात के गांधीनगर से, अर्थात गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तो गांधीनगर से ही वह विश्व की पहली बैटरी चालित बस सेवा प्रारंभ की गई थी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है अहमदाबाद, यह गुजरात में ही स्थित है, अर्थात गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर तो भारत का सबसे पहला डायनासोर पार्क की बात किया जाए तो यह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में ही जो भारत का सबसे पहला डायनासोर पार्क बनाया गया था वह गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं हम आगे आंध्र प्रदेश की।
और आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश से संबंधित जो लोक नृत्य है उसे कैसे हम याद कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं, बस आसानी से एकदम एकदम बिल्कुल आसान है मित्रों कि क्या करना है कि अंधेरा में क्या होता है कि आपने कभी शादी विवाह में देखा होगा कि जब लाइट कट जाती है या जनरेटर में कभी कमी आ जाए या लाइट में कभी कमी आ जाए और अंधेरा हो जाता है, तो जहाँ पर पूड़ी बनाई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब लाइट की व्यवस्था नहीं होती तो क्या करते हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं मित्रों, उसे क्या करते हैं कि पूड़ी को कच्ची पक्की निकाल देते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अंधेरा में जो पूड़ी बनाई जाती है वह क्या होती है कि वह कच्ची बन जाती है और अंधेरे में कच्ची पूड़ी बनती है। आपको बस इतना याद करना है कि जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, जो हम पूड़ी बनाएंगे तो वह क्या होगी, कच्ची बनेगी, कभी पक्की बनेगी। तो आपको इतना याद करना है और इसी से हमारा बन जाता है क्या कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर कच्ची पूड़ी की, तो कच्ची पूड़ी से हमारा बन जाता है कुची पूड़ी। और कुचिपुड़ी नृत्य की बात किया जाए तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है वह आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है। अब बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी की, तो या आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और तथा बात करते हैं तो प्रस्तावित राजधानी जो है वह अमरावती है। अब बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था, तो जनवरी 2019 में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया था। वह कहाँ पर खोला गया था, तो आंध्र प्रदेश में खोला गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर जो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड का उद्घाटन किया गया था वह कहाँ पर किया गया था, तो मित्रों वह आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। अब बात कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु राज्य पर। और तमिलनाडु राज्य की बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य को आसानी से हम तमिलनाडु राज्य के लोकनृत्य को कैसे याद कर सकते हैं कि तमिल नाम का एक लड़का है जो मित्रों क्या कहता है कि तमिल भारत नाटक कब करेगा। जैसे कि हमारी ट्रिक है कि तमिल भारत नाटक कब करेगा। जैसे कि तमिल और भारत नाम के दो लड़के हैं और तमिल से कहता है भारत कि तमिल भारत नाटक कब करेगा, अरे भाई टाइम हो गया है, नाटक तू कब करेगा। तो मित्रों बस आपको इतना याद करना है कि तमिल भारत नाटक कब करेगा। और इसी से हमारी ट्रिक जो बनकर आती है मित्रों, यहाँ पर देख लेते हैं, जो भारत से हमारा बनता है तो यहाँ पर बन जाता है भरतनाट्यम, और कहाँ से बन जाता है हमारा यहाँ पर करबतलम, और का से ही हमारा यहाँ पर मित्रों बन जाता है एक और नृत्य जिसे कहते हैं हम करगम नृत्य। और बात करते हैं तो भरतनाट्यम और करबतलम और करगम नृत्य जो संबंधित है वह तमिलनाडु से संबंधित है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और बात करते हैं तमिलनाडु के हेडक्वार्टर की, तो जो तमिलनाडु का हेडक्वार्टर है वह चेन्नई में ही स्थापित है। और इससे संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं, तो मित्रों जो टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, या कहाँ से रिलेट करते हैं, किस राज्य से रिलेट करते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं तो हम तमिलनाडु से ही रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की। अब हिमाचल प्रदेश की लोकनृत्य को कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो हिमाचल की बात किया जाए तो हिमाचल अर्थात हिम का अर्थ होता है बर्फ, अर्थात हिम पर चलना, अर्थात बर्फ पर चलना। तो बर्फ पर चलने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं कि हिमाचल में चलने के लिए चप्पल और डंडा नाव चाहिए। मित्रों हिमाचल अर्थात हिम बर्फ पर चलने के लिए हम नंगे पांव तो चल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए, चप्पल चाहिए। और जब चप्पल हम पहनकर चलते हैं तो क्या होता है कि बर्फ में अंदर दब जाती है, इससे कि चप्पल पहनकर हम आसानी से चल नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं कि हम मांगते हैं क्या, डंडा और नाव। हम मांगते हैं कि डंडा नाव भाई साहब हमें दे दीजिए और हम डंडा नाव से आसानी से खिसक कर चल लेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हिमाचल में चलने के लिए चप्पल और डंडा नाव चाहिए। और इसी से हमारी जो ट्रिक बनकर आती है, तो मित्रों चप्पल से हमें याद करना है, चप्पल से बस चप्पल को साउंड देना है छप्पल की तरह से, और छप्पल से बनता है हमारा छपेली नृत्य, और डंडा नाव से हमारा बन जाता है डंडा नाव नृत्य। तो जो ये छपेली और डंडा नाव नृत्य जो दो नृत्य रिलेट करते हैं वह हिमाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य को हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है वह, एक व्यक्ति है क्या करता है कि दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मित्रों चलो आज हम चलते हैं महाराष्ट्र घूमने के लिए। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मित्रों कि महाराष्ट्र बहुत दूर है, हम महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, तुम एक काम करो कि महाराष्ट्र तुम यहाँ लाओ। अर्थात वह महाराष्ट्र जाने के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र को लाने के लिए कहता है। तो वह व्यक्ति कहता है भाई साहब महाराष्ट्र इतना बड़ा है कि मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता, इसलिए क्या करो कि तुम महाराष्ट्र ही चलो। तो वह जिद कर लेता है कि नहीं भाई साहब मैं महाराष्ट्र नहीं जाऊँगा, महाराष्ट्र तुम यहाँ लाओ। और बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा इस शब्द से ट्रिक बनकर निकलता है, तो माँ से तुम में तुम जो दिखाई दे रहा है इससे बन जाता है हमारा तमाशा। और यहाँ लाओ, जो लाओ से हमारा बनता है लावड़ी नृत्य।
जो तमाशा और लावणी नृत्य है वह महाराष्ट्र राज्य से रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर वह कहाँ स्थित है, तो मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और सेबी का मुख्यालय की बात किया जाए तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह मुंबई में स्थित है। अब बात करते हैं भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर, जो BAR के नाम से जाना जाता है, वह कहाँ पर स्थित है, तो वह ट्राम्बे अर्थात वह कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। तो मित्रों, इससे हम क्या क्या याद कर सकते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। और मुंबई की राजधानी की बात किया, महाराष्ट्र की राजधानी की बात किया जाए तो वहाँ कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। और सेबी के मुख्यालय की बात किया जाए तो मुंबई में स्थित है। और भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले राज्य से संबंधित लोक नृत्य के बारे में, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम मणिपुर से संबंधित लोक नृत्य के बारे में। तो मणिपुर के जो लोक नृत्य है मित्रों, मणिपुर के लोक नृत्य को आसानी से याद किया जाता है। तो मणिपुर को आसानी से याद कर सकते हैं, मणिपुर से ही हमारा बन जाता है मणिपुरी नृत्य। और यह कहाँ से रिलेट करता है, तो मणिपुर राज्य से रिलेट करता है। और बात करते हैं मणिपुर की राजधानी की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और बात करते हैं मैरी कॉम, प्रसिद्ध बॉक्सर जो है वह 6 बार चैंपियन हो चुकी हैं, वह कहाँ की निवासी हैं, तो मणिपुर की निवासी हैं। मित्रों, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मैरी कॉम प्रसिद्ध बॉक्सर जो 6 बार चैंपियन हुई हैं, वह किस राज्य से रिलेट करती हैं, तो वह मणिपुर से रिलेट करती हैं या मणिपुर की निवासी हैं। अब बात करते हैं जो विश्व का सबसे पहला तैरता हुआ पार्क बनाया गया था, वह कहाँ पर बनाया गया था, तो वह मणिपुर में बनाया गया था। और वह कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के राज्य की को हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं मित्रों, इसकी ट्रिक तो कोई हमने नहीं दिया मित्रों। मध्य प्रदेश से जो पूछा जाता है वह एक ही लोक नृत्य पूछा जाता है, और उसे पूछा जाता है तो वह कौन सा नृत्य है मध्य प्रदेश का, तो कर्मा नृत्य है। जो कर्मा नृत्य है वह मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित जो लोक नृत्य है उसे हम कैसे याद कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर का हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी अधिक ठंड पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में ठंड के कारण मुख से उफ निकलता है। मित्रों, क्या निकलता है, उफ। अर्थात जब हमें ठंड लगती है अधिक तो उफ उफ हमारे मुख से आवाज़ आती है, उफ। उफ से हमारा जो बन जाता है, यही ट्रिक हमारा है मित्रों, उफ से निकल जाता है राउफ। राउफ से हमारा में आ जाता है कि जम्मू कश्मीर से यह रिलेट करता है। अब हम बात करते हैं आगे जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रश्नों की बात कर लिया जाए तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है, तो श्रीनगर है। और यह मित्रों याद रखिएगा कि जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी बनाई गई है वह ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। तो जो झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, जो ये 4 नदियां हैं, यह कहाँ से रिलेट करती हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेट करती हैं। और जम्मू कश्मीर में बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में एक अभ्यारण्य पाया जाता है जिसे दचग्राम अभ्यारण्य कहा जाता है, और यह कहाँ पर स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित है। और बात करते हैं जयमंडल रिजर्व अभ्यारण्य की, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित है। और सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो वह कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अर्थात यहाँ पर मित्रों 4 राष्ट्रीय अभ्यारण्य पाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दचीग्राम अभ्यारण्य श्रीनगर, जयमंडल रिजर्व अभ्यारण्य श्रीनगर, और सलीम अली नेशनल पार्क जो स्थित है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो मित्रों, हमारा सेशन आज का यहीं तक रहा है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मित्रों, अगर इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर इसे ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मित्रों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल अनुराग एकेडमी SK सर में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं मित्रों आप सभी को यह बता दूं कि यह यूपी टेट और सुपर टेट पर्यावरण का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इसके पहले हमने 2 क्लास ले चुका है, और पहले क्लास में हमने पर्यावरण के बारे में बताया है, और दूसरे क्लास में कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों के बारे में डिस्कस किया है। तो
जैसे क्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं तो हरित क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, रजत क्रांति, काली क्रांति, भूरी क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, अमृत क्रांति, ये सभी जितनी भी क्रांतियां हैं इसके बारे में हमने कल वाले सेशन में सभी क्रांतियों के बारे में देख लिया है। तो अगर आप सभी लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं हम आज के सेशन में। तो आज के सेशन की बात करते हैं तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे मौसम के आधार पर कृषि का विभाजन। मौसम के आधार पर कृषि का विभाजन, और मौसम के आधार पर कृषि का विभाजन की बात कर लेते हैं तो मौसम के आधार पर भारतीय फसलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और नंबर 1 पर देख लेते हैं तो रबी की फसल, नंबर दूसरी की बात करते हैं तो खरीफ की फसल, और उसके बाद बात कर लेते हैं तो जायद की फसल। जैसे कि हमने बताया कि मौसम के आधार पर कृषि का विभाजन, तो मौसम के आधार पर भारतीय फसलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 रबी की फसल और खरीफ की फसल, उसके बाद तीसरे नंबर पर बात आती है जायद की फसल। अब बात कर लेते हैं रबी की फसल की। रबी की फसल की बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि रबी की फसल की बुआई और कटाई और इससे संबंधित कितने फसलें आती हैं। तो बुआई की बात करते हैं तो अक्टूबर से नवंबर माह में रबी की फसल की बुआई की जाती है। और कटाई की बात करते हैं तो कटाई मार्च से अप्रैल के माह में रबी की फसल की कटाई की जाती है। और इसकी मुख्य फसलों के बारे में बात कर लेते हैं तो जो रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी को ही तीसी के नाम से जाना जाता है मित्रों, गन्ना, तंबाकू, मसूर, जो ये सभी फसलें हैं ये सभी रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल की बात कर लेते हैं तो खरीफ की फसल में सबसे पहले देख लेते हैं कि खरीफ की फसल की बुआई के बारे में। तो खरीफ की फसल जून और जुलाई माह में बोई जाती है। और कटाई की बात कर लेते हैं तो कटाई अक्टूबर से नवंबर माह में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है। और प्रमुख फसलों के बारे में बात कर लेते हैं कि खरीफ की फसलों में तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सनई, पटसन, उड़द, तैमूंग अर्थात मूंग को ही तैमूंग शुद्ध भाषा में बोला जाता है मित्रों, अरहर, तिल, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, कपास आदि जो फसलें होती हैं ये सभी खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जायद फसल की। अब जायद की फसल की बात आती है तो देख लेते हैं इसका। तो जायद की फसल की बात आती है तो जायद की फसल की बुआई की बात अगर करते हैं तो मार्च से अप्रैल माह में जायद फसलों की बुआई की जाती है। और कटाई की बात करते हैं तो जून माह में इसकी कटाई की जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख फसलों की। तो जायद की फसल की बात करते हैं तो खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, उड़द, मूंग, जो ये सभी हैं ये सभी जायद की फसलों से संबंधित उदाहरण हैं। अब एक बात मैं मित्रों बता दूं यहाँ पर कि रबी, खरीफ, जायद, रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल 3 फसलें होती हैं। अब तीनों फसलों का उदाहरण याद करने के लिए हम एक आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं कि कैसे तीनों फसलों को याद किया जाए कि रबी की फसल में कौन सी फसल आती है और खरीफ की फसल में कौन सी फसल आती है और जायद की फसल में। तो बात कर लेते हैं रबी की। तो रबी और खरीफ। अब हम बात करते हैं, ट्रिक बताते हैं यहाँ से खरीफ की फसल की बात करते हैं यहाँ पर। ये खरीफ की बात करते हैं तो खरी से फा छोड़ दीजिए और केवल याद करिए खरी को बना लीजिए खली। खली 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 2-3 बार आप लोग बोलेंगे अगर तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि खरीफ को हमको खरीफ नहीं पढ़ना बल्कि खरीफ को खली पढ़ना है। खली अर्थात खली जानते होंगे, जैसे सरसों होता है, सरसों की पेराई की जाती है तो उसमें से खली निकलती है, तेल निकलते हैं, तो उसी खली की बात कर रहे हैं। तो अगर खरीफ की बात करते हैं तो खली यहाँ से आपको दिमाग में आ जाएगा कि खली। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि जो खरीफ की फसल में आता है तो वह कौन सी फसलें हैं जिसमें खली नहीं पाई जाती है, जैसे कि तेल नहीं पाया जाता है और जब उसकी पेराई नहीं होगी तो उसमें से खली नहीं निकलेगी। अर्थात वह कौन सी फसल है जिसमें खली नहीं होती है। तो जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सनई हो गया, पटसन हो गया, उड़द हो गया और अरहर, जो ये सभी फसलें होती हैं इसमें तेल नहीं पाया जाता है, जैसे कि इसकी पेराई नहीं की जाती है। तो
इससे याद करते हैं खरीफ, यानी कि बिना खरी वाली फसल। तो बिना खरी वाली फसलों की बात आती है तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सनई जो भी आते हैं, ये सभी बिना खरी वाली फसल होती है, तो यानी कि खरीफ की फसल आती है। और रबी की बात करते हैं तो रबी में उसी खरी को उलट दीजिए। खरी की बात जैसे कि खरीफ में आती है कि जिन फसलों में खली नहीं पाई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, और रबी की बात करते हैं तो जिन फसलों में खली पाई जाती है उसको रबी की फसल कहते हैं। रबी की बात करते हैं तो उसमें सरसों, गेहूँ, अलसी, तीसी जो आते हैं वे सभी रबी की फसल की बात के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं सरसों की। तो जैसे कि सरसों की पेराई करते हैं उसमें से खली निकलती है, अर्थात यह क्या हुआ कि यह रबी की फसल से संबंधित है। और गेहूँ की बात करते हैं तो गेहूँ और सरसों एक साथ बोए जाते हैं। इसको सरसों के साथ गेहूँ को रिलेट करके याद रखेंगे तो यह ऑलरेडी आपको याद रहेगा। और तीसी की बात करते हैं, तीसी और अलसी की, तो यह भी इसमें से क्या है कि यह तिलहन फसलें हैं, जो कि इसमें से तेल निकाले जाते हैं और इसमें से खली निकाली जाती है। तो अब इससे आप याद कर सकते हैं कि जिन फसलों में खली पाई जाती है उसे रबी की फसल, और जिन फसलों में खली नहीं पाई जाती है उसे खरीफ की फसल। और जायद की बात करते हैं तो जायद की फसल के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि जायद की फसल में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज यही सब आते हैं, जो कि हमारे मतलब एक फसल गेहूँ और धान की फसल जब समाप्त हो जाती है तो जो हमारा समय बचता है तो उसमें हम कुछ बो देते हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी लगाते हैं, तो उसी की बात करते हैं। तो जो खीरा, ककड़ी होते हैं ये सभी जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। अब बात हम कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नोट के बारे में कुछ लिखा गया है। नोट में देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। मक्का एक ऐसी फसल है जिसकी खेती वर्ष भर किया जाता है। जैसे कि मक्का ही एक ऐसी कृषि है, अर्थात फसल है कि जिसका उत्पादन हम पूरे वर्ष भर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों की। जैसे कि हमने रबी, खरीफ, जायद की फसल के बारे में बात किया, तो अब प्रश्न नंबर पहले की बात कर लेते हैं। तो निम्न में कौन सी फसल खरीफ, यहाँ पर खरीफ लिखा गया, यहाँ पर खरीफ होना चाहिए, कि निम्न में कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है धान, उड़द, चना, मूंग। अब मित्रों हमने अभी बताया कि खरीफ अर्थात जिसमें खरी ना पाई जाए। अब वहाँ पर देखा जाए तो आपको आंसर दिखेगा जिसमें खरी नहीं पाई जाएगी। तो चना की बात की जाए तो गेहूँ के साथ में चना बोया जाता है, तो अर्थात यह हमारा आंसर गलत हो गया। अब उड़द की बात की जाती है तो उड़द तो चला जाता है जायद की फसल में, और मूंग की बात करती हैं तो मूंग भी चला जाता है जायद की फसल में, अर्थात ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब बात कर लेते हैं धान की। तो धान एक ऐसी फसल है जिसमें कि खरी नहीं पाई जाती है, तो हमारा आंसर जो सही होगा ये हो जाएगा धान। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर। तो निम्न में कौन सी जायद की फसल नहीं है। अब बात कर लेते हैं जायद की फसल की। तो मूंग की बात करते हैं तो मूंग तो है ही, और खीरा की बात करते हैं तो खीरा तो है ही, और उड़द की बात करते हैं तो उड़द भी है, और बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा को देखा जाता है तो मित्रों यह रबी की फसल के अंतर्गत आता है। जैसे कि जब हमारे यहाँ गेहूँ बोया जाता है और उसकी कटाई करने के बाद उसी के साथ बाजरा भी बोया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बाजरा। यहाँ पर जायद की फसल पूछा है कि फसल नहीं है, तो नहीं है तो खीरा, मूंग और उड़द तो है, और जो बाजरा है बाजरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं कृषि के प्रकार की। तो कृषि के प्रकार में हम सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये कृषि के प्रकार नंबर 1 पर देख लेते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो ऐसी खेती जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है मित्रों कि ऐसी खेती जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नकदी कृषि की। नकदी कृषि की बात करते हैं तो ऐसी खेती जिससे बाजार में बेचकर नगद धन प्राप्त किया जा सके वह नकदी कृषि के अंतर्गत आती है। तो बात कर लेते हैं नकदी कृषि की। तो जैसे कि हम ऐसी फसल उगाएं जिसे मार्केट में ले जाकर उसे तुरंत बेचकर नगद धन प्राप्त करते हैं उसे नकदी कृषि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उदाहरण की। तो जैसे चाय, कॉफ़ी, नारियल, आलू, गन्ना, सब्जी, फल, जूट, कपास, मूंगफली इत्यादि जो फसलें होती हैं यह नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर नोट कुछ लिखा गया है मित्रों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इसे ध्यान से देखिएगा कि भारत की मुख्य नगद फसल की बात हुई है, कि भारत की मुख्य नगद फसल की बात आए तो वहाँ पर आंसर होगा गन्ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कृषि की, तो झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि। यह बहुत ही यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मित्रों यही तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि। तो झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो झूम कृषि के अंतर्गत एक बार कृषि करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि या कोई ज़मीन है या किसी क्षेत्रफल में है, तो इसमें एक बार कृषि अगर कर ली जाए तो यहाँ पर दोबारा कृषि नहीं की जाती है। उसके बाद जब दोबारा कृषि की जाएगी तो यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद जब तीसरी बार की जाएगी तो फिर यहाँ पर की जाएगी। इसे ही स्थानांतरण अर्थात स्थान को बदल बदल कर कृषि करना ही स्थानांतरण कृषि कहलाती है, और इसी को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिटेल में तो थोड़ा सा। तो भारत में झूम कृषि मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों या उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। अब पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो मुख्यतः मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि की जाती है। अब बात कर लेते हैं जंगलों को जलाने के बाद जो भूमि खाली होती है उसी में खेती करने को झूम कृषि कहते हैं। यह मित्रों प्रश्न बनाया जाता है यूपी टेट और सुपर टेट में, और यह प्रश्न सी टेट में भी देखा जाता है बार बार कि झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि पूछ लिया जाता है कि कौन सा विकल्प सही है। तो वहाँ पर लिखा जाता है कि जंगलों को जलाने के बाद जो भूमि खाली होती है उसमें खेती करने को झूम खेती कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। तो झूम खेती के अंतर्गत एक बार कृषि करने के बाद उसे छोड़कर अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि एक बार यहाँ पर अगर कृषि कर ली जाती है तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा से कृषि नहीं की जाती है। उसके बाद जब दोबारा कृषि करना पड़ता है तो यहाँ पर हम करते हैं। इसी को स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। तो नोट, तो झूम खेती में यहाँ पर नोट देखेंगे। झूम खेती में यहाँ पर झूम खेती में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन में ऐसे दिया जाता है मित्रों कि जंगलों को जलाने के बाद भूमि खाली होती है जो उसमें कृषि करने को झूम कृषि कहते हैं या स्थानांतरण कृषि कहते हैं। और झूम खेती के अंतर्गत एक बार कृषि करने के बाद उसे छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि झूम कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर लिख दिया जाता है कि झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है या फिर उसमें गाड़ दिया जाता है। तो ऐसा विकल्प बनाया जाता है, उसी में से आपको सही विकल्प चुनना होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके आगे। तो जनजाति समुदाय के यहाँ पर नोट में जनजाति समुदाय के लोग एक साथ कई फसलों को उगाते हैं। जैसे जो जनजाति समुदाय के लोग होते हैं वही सभी लोग झूम कृषि और स्थानांतरण कृषि के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बात कर लेते हैं। तो धान मक्का मिर्च, जैसे कि धान और मक्का, अगर धान की खेती की जाती है तो उसी में मक्का भी बो दिया जाता है, और जो मेढ़ें होती हैं, जो दीवारें बनाई जाती हैं, उस पर मिर्च भी लगा दिए जाते हैं। तो यह किस प्रजाति के लोग करते हैं? तो जनजाति समुदाय के लोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं जंगलों को जलाने के बाद जो भूमि खाली होती है उसका वितरण टिन व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा टिन व्यवस्था के बारे में। तो टिन व्यवस्था की बात की जाए तो बीजों को बोने का एक पैमाना है। टिन व्यवस्था यह बीजों को बोने का एक पैमाना है कि किसी क्षेत्र में कितने टिन बीज बोए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टिन व्यवस्था की। तो टिन व्यवस्था का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में जो व्यक्ति जितना टिन अधिक बीजों को बो सकता है, सामर्थ होता है, वह क्षेत्र उसे ही दिया जाता है जो व्यक्ति सबसे अधिक बीजों को बोने में सामर्थ होता है। तो उसी को टिन व्यवस्था के आधार पर विभाजित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख लेते हैं झूम, अभी हमने इसको बताया, और यहाँ पर देख भी लेते हैं कि झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ कर फेंका नहीं जाता है, बल्कि उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे कि वह उसी मिट्टी में सड़कर फिर से खादों के रूप में पौधे उपयोग में ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, यदि कोई समूह का सदस्य किसी कार्य में पिछड़ जाता है तो समुदाय के अन्य सदस्य उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। जैसे कि मित्रों, जो यहाँ पर हमने बताया कि जनजाति समुदाय के लोग जो होते हैं, अगर यहाँ पर कृषि करने में किसी व्यक्ति का, अगर कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य कारणवश
अगर वह कृषि करने में पिछड़ जाता है तो जो समुदाय के सभी लोग होते हैं, गांव के पूरे लोग होते हैं, तो क्या करते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर अपने खेतों के अनुसार उसके खेतों की भी गुड़ाई और बुआई करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो समुदाय के सभी सदस्य एक साथ मिलकर भोजन बनाते हैं और चेरावो नृत्य भी करते हैं। अब बात करते हैं कि चेराओ नृत्य की, तो चेराओ नृत्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चेराओ नृत्य जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। चेराओ नृत्य मिजोरम का लोक नृत्य है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा रैचिंग कृषि के बारे में। तो रैचिंग कृषि के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि रैचिंग कृषि किसे कहते हैं। ये रैचिंग कृषि ऐसी कृषि जिसमें खेतों की जोताई, बुआई, गुड़ाई ना करके उसमें पशुपालन किया जाए, उसे रैचिंग कृषि कहते हैं। जैसे कि ऐसी खेती या ऐसा क्षेत्र जिसकी जुताई, बुआई, गुड़ाई कुछ भी ना किया जाए और उसमें पशुपालन किया जाए, जैसे कि उसमें पशुओं को पाला जाए, उसे ही रैचिंग कृषि कहते हैं। अब बात करते हैं रैचिंग कृषि का। तो रैचिंग कृषि का प्रचलन जो है वह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाया जाता है। रैचिंग कृषि अपने यहाँ भारत में नहीं पाई जाती है। तो रैचिंग कृषि का प्रचलन जो है वह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की कृषि में। सिंचाई की बात करते हैं तो भारत में सिंचाई का मुख्य साधन के बारे में बात करते हैं। तो भारत में सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर नहर है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई पूछी जाए कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है, तो वहाँ पर आंसर लगेगा आपका नलकूप। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो नहर। अब बात कर लेते हैं नहर की। तो नहर में सबसे पहले नंबर पर देख लेते हैं हम भारत के सबसे लंबी नहर की। अब भारत की सबसे लंबी नहर की बात आती है तो इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। और इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो लंबाई इसकी 570 किलोमीटर है। और इंदिरा गांधी नहर की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर को रावी एवं ब्यास नदियों के संगम से निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर को रावी एवं ब्यास नदियों के संगम से निकाला गया है। और इंदिरा गांधी नहर को मरुभूमि की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे कि यह इंदिरा गांधी नहर रावी एवं ब्यास नदियों के संगम से निकाला गया है और यह राजस्थान में पाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान एक रेगिस्तान एरिया है, तो रेगिस्तान को मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी नहर को मरुभूमि की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात आती है तो शारदा नहर। यहाँ पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर और उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। सबसे पुरानी नहर की बात करते हैं तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। अब यहाँ पर मित्रों देख लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना को हम देखेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। तो मित्रों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर इस चैनल पर आप बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और उसे ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मित्रों यहाँ बता दूं कि इस चैनल पर आपको यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी ग्रुप से संबंधित सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पूरा किया जाएगा। तो अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट या फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल अनुराग एकेडमी एसके सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों मैं बता दूं कि आज भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जो आपको एग्जाम में जितने भी इम्पॉर्टेंट दर्रे पूछे जाते हैं सभी इम्पॉर्टेंट दर्रों को कैसे एक आसान ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों इसके पहले हमने कई ट्रिक बताया है, अगर उस ट्रिक के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम दे देंगे, उसको आसानी से आप सभी लोग देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे भारत में प्रमुख दर्रों के बारे में। जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जामों में इम्पॉर्टेंट के रूप में पूछा जाता है, उन सभी दर्रों को कैसे हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं।
तो यहाँ पर एक ट्रिक लिखी गई है, कश्मीरी पिज्ज़ा बहुत जोशीला। तो मित्रों ऐसी ही ट्रिक है जो कि एक बार आपको सुनने के बाद आपके माइंड में ऑलरेडी हमेशा के लिए फिक्स हो जाने वाली ट्रिक है, जैसे कि कश्मीरी पिज्ज़ा बहुत जोशीला। मित्रों आजकल आप सभी लोगों ने देखा है कि ये एक शब्द चर्चा में है कि यूपी में काबा। अरे भैया यूपी में काबा, तो भैया यही से आप सभी मित्रों को रिलेट करना है कि कश्मीर में काबा। अरे भैया कश्मीर में काबा तो कश्मीर का पिज्ज़ा बहुत जोशीला बा। ऐसी ही ट्रिक मित्रों आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाली है, और इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको 2 नंबर एग्जामों में फिक्स हो जाएगा, जो कि प्रमुख दर्रों से पूछा जाता है। तो मित्रों बिना देर किए मैं चलता हूँ अगले अपने प्रश्न पर। और अब अगर आप अनुराग एकेडमी एस के सर में अभी नए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रख लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों आज बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों की इस वीडियो के अंतर्गत। उसके बाद मित्रों जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें भारत के प्रमुख अभ्यारण्य की बात करेंगे, और इस वीडियो में 1 या 2 मेलों की भी चर्चा करेंगे। मित्रों उसके बाद अगर आपको चाहिए मेले से संबंधित ट्रिक तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा, और उसके बाद हम मेले पर भी एक ट्रिक बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में। कश्मीर के प्रमुख दर्रों को हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों हमारी ट्रिक है कश्मीर का पिज्ज़ा बहुत जोशीला बा। मित्रों आजकल यही चर्चा में चल रहा है कि यूपी में काबा। अरे भैया यूपी में काबा, यूपी में ना भैया, ये याद रखा कि कश्मीर में काबा। तो मित्रों आपको ऐसा याद करना है कि कश्मीर में काबा, तो यहाँ पर आपको ट्रिक मिलेगी कश्मीर में काबा, अर्थात कश्मीर का पिज्ज़ा बहुत जोशीला बा। मित्रों आपको बस आसानी से एकदम माइंड में फिक्स कर लेना है कि कश्मीर का पिज्ज़ा बहुत जोशीला बा, अर्थात कश्मीर में ठंड अधिक होती है। तो मित्रों वहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं कि दाल चावल सबसे कम खाते हैं, इसलिए वहाँ पर पिज्ज़ा बर्गर जो इत्यादि गर्म सामग्रियाँ होती हैं उसको अधिक से अधिक खाया जाता है। इसलिए आपको याद करना है क्या कि कश्मीर का पिज्ज़ा बहुत जोशीला बा। तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम कैसे कश्मीर में स्थित सभी प्रमुख दर्रों को याद कर सकते हैं, तो मित्रों हम बताते हैं यहाँ पर। अब वीडियो में बने रहिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर का से। तो मित्रों जो शब्द यहाँ पर कश्मीर का पिज्ज़ा बहुत जोशीला बा ये लिखा गया, वही यहाँ पर देखिए लिखा गया है कश्मीर का पिज्ज़ा बहुत जोशीला बा। अर्थात मित्रों यहाँ पर देख लीजिएगा, का से जो बनेगा हमारा बनेगा काराकोरम दर्रा। का से जो बनेगा वो हमारा बनेगा काराकोरम दर्रा, और पिज्ज़ा से पीर पंजाल दर्रा, पिज्ज़ा से पीर पंजाल दर्रा, बहुत से बनिहाल दर्रा, बहुत से बनिहाल दर्रा, और जोशीला से जोजिला दर्रा, जोशीला से जोजिला दर्रा, और बा से बुर्जिल दर्रा। अर्थात मित्रों कश्मीर का पिज्ज़ा बहुत जोशीला बा। का से काराकोरम, पिज्ज़ा से पीर पंजाल, बहुत से बनिहाल दर्रा, जोशीला से जोजिला दर्रा, बा से बुर्जिल दर्रा। मित्रों इससे आसान ट्रिक शायद ही आपको इस यूट्यूब के माध्यम से और कोई दे सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से, कि जो इम्पॉर्टेंट के रूप में पूछा जाता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो मित्रों काराकोरम दर्रा, जो हमने पहले दिया है कश्मीर का से काराकोरम दर्रा। तो इसी को याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो वह काराकोरम दर्रा है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर का पिज्ज़ा अर्थात कश्मीर जो शब्द है मित्रों वह रिलेट करता है कि किस राज्य से संबंधित हम दर्रों को याद कर रहे हैं। और उसके बाद बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और यह किस नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बनाया गया 2006 में। मित्रों यह किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। काफी लोगों को पता होगा मित्रों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। कब बनाया गया था, तो यह 1956 में बनाया गया था, और महानदी अर्थात उड़ीसा में महानदी पर यह बांध बनाया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिमाचल के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो हिमाचल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आसानी से एकदम देख लेते हैं हिमाचल के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारी ट्रिक है हिमाचल में बड़ा शिल्पकार रहते हैं। मित्रों हिमाचल एक ठंड प्रदेश है, ठंड प्रदेश वाला राज्य है, और वहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है। तो मित्रों इसको हम याद करते हैं। तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि हिमाचल में बहुत अधिक ठंडी होती है, और ठंडी के कारण वहाँ पर सबसे अधिक गर्म वस्त्रों की बुनाई की जाती है, अर्थात शिल्पकार, जिसे शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसी से याद करना है मित्रों कि हिमाचल में बड़ा ठंडी होती है, और वहाँ पर शिल्पकार रहते हैं, और बड़े बड़े शिल्पकार रहते हैं, अर्थात हिमाचल में बड़ा शिल्पकार रहते हैं। और इसी से हमारी ट्रिक निकल कर आती है मित्रों, बड़ा से बन जाता है बड़ा लाचा दर्रा,
और शिल्पकार से बन जाता है शिव किला दर्रा, और रहते से निकलकर हमारी जो ट्रिक बनती है वह रोहतांग दर्रा, अर्थात बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा, शिल्पकार से शिव किला दर्रा, रहते से रोहतांग दर्रा, अर्थात हिमाचल के प्रमुख दर्रों के बारे में हम मित्रों देख रहे हैं। और यहाँ पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो रोहतांग दर्रा है यह सबसे इम्पॉर्टेंट दर्रा है, जो कि एग्जामों में कई बार पूछ लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि रोहतांग दर्रा कहाँ से रिलेट करता है, तो हिमाचल से रिलेट करता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रमुख राज्य के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर सिक्किम की। तो सिक्किम की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो देख लेते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा हमारी ट्रिक है सिकंदर नाथ जलेबीला, अर्थात मित्रों एक सिकंदर है, जैसे होटल पर हमें सभी लोग खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो वेटर लोग होते हैं जाते ही आपको ऑर्डर लेने के लिए फाइलें लेकर आ जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है कि मित्रों हमने कभी गया सिक्किम घूमने के लिए, तो सिकंदर से बनता हमारा सिक्किम राज। और उसके बाद क्या होता है कि हम कहीं होटल में गए खाना खाने के लिए, और वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑर्डर देते हैं, कहते हैं सिकंदर नाथ जलेबी ला, भाई साहब क्या करना है, सिकंदर नाथ जलेबी ला। और इसी से हमारी ट्रिक निकल कर आती है मित्रों, क्या, नाथ से नाथुला दर्रा, और नाथ से नाथुला दर्रा, और जलेबी से जेले पल्ला दर्रा, अर्थात मित्रों सिक्किम में दो ही इंपॉर्टेंट दर्रों के रूप में एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो सिकंदर नाथ जलेबी ला, नाथ नाथुला दर्रा, जलेबी जेले पल्ला दर्रा। अब बढ़ते हैं हम अगले राज्य के दर्रे के बारे में। तो मित्रों यहाँ पर हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं तो हमारी ट्रिक है अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करे। अरे भाई अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो, इसको याद कैसे करेंगे, तो अरुण एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन है जो क्या करता है कि बम को बनाता है और बिगाड़ता है, अर्थात अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो। तो मित्रों इसी से हमारी ट्रिक बनती है, याग्निक से हमारा बन जाता है यांगयाब दर्रा, और बम से बन जाता है बोमडिला दर्रा, और डिफ्यूज से बन जाता है दिफू दर्रा, और एक मित्रों यहीं पर बन जाता है एक और दर्रा जिसे कहा जाता है दुमला दर्रा, अर्थात अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो, याग्निक से यांगयाब, बम से बोमडिला दर्रा, डिफ्यूज से दिफू दर्रा, और दिफू से ही दुमला दर्रा बनता है। मित्रों इससे आसान ट्रिक आपको शायद ही मिल सकती है। मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। और बात कर लेते हैं हम आगे यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रों को हम कैसे एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, मित्रों देख लीजिएगा यहाँ पर हमारी ट्रिक लिखी गई है, महारानी पनीर से थाली भर दो। मित्रों महारानी के यहाँ एक कोई नौकर है जो काम करता है, और क्या करता है कि महारानी एक दिन कहती है कि आज नौकर तुम रहने दो, मैं आज खाना बनाऊंगी। और उसके बाद क्या करती हैं महारानी जी, एक पनीर बनाती हैं, और क्या होता है कि जो वहाँ पर नौकर होता है बेचारा कई दिनों का भूखा होता है, और उस दिन पनीर देखते हुए महारानी से कहता है, महारानी पनीर से थाली भर दो, आज भूख हमें बहुत तेजी के साथ लगी हुई है, पनीर से थाली भर दो, आज मैं पनीर से ही केवल पेट भरूंगा। अर्थात मित्रों जो ट्रिक बनकर आती है तो हमारा यहाँ पर बन जाती है, पनीर से हमारा बनता है पालघाट दर्रा, और थाली से बनता है थालघाट दर्रा, और भर से भर दो अर्थात भोर घाट। मित्रों जो पालघाट दर्रा है वह मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और जो थालघाट दर्रा है मित्रों मुंबई से नागपुर को जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर मित्रों मुंबई, ये पालघाट और थालघाट दर्रा जो है यह सह्याद्री पर्वत के बीच में स्थित है, अर्थात सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मित्रों महारानी पनीर से थाली भर दो, इतनी आसान ट्रिक, महारानी पनीर से थाली भर दो, महारानी से महाराष्ट्र, पनीर से पालघाट दर्रा, थाली से थालघाट दर्रा, भर दो भोरघाट दर्रा। मित्रों अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर, देखते हैं यहाँ पर मित्रों बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख मेलों के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम भारत के प्रमुख मेलों के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा भारत के प्रमुख मेलों को हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए मित्रों एकदम आसान सी ट्रिक है। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले कहाँ पर लगते हैं और कौन कौन से मेले लगाए जाते हैं। मित्रों हमारी ट्रिक है उत्तर में नौचंदी, कुंभ में खिचड़ी खाई। मित्रों इस वर्ड को अगर 2 से 3 बार आप एकदम दिमाग में स्थायी रूप से अगर देखकर पढ़ लेते हैं तो दिमाग में हमेशा के लिए फील हो जाएगा। मित्रों उत्तर में नौचंदी, कुंभ में खिचड़ी खाई, अर्थात इसको याद हम कैसे करेंगे। उत्तर प्रदेश में मित्रों इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज में सभी लोगों को पता है कि कुंभ मेला लगता है, जो कि 12 वर्ष के बाद लगाया जाता है। मित्रों लगने के लिए तो हर वर्ष लगता है, परंतु उसे कुंभ मेला नहीं कहा जाता है। मित्रों
क्या होता है कि उत्तर में एक नौचंदी नाम की लड़की है और वह क्या करती है कि इलाहाबाद के कुंभ मेले में मेला देखने जाती है। और जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि उसे बहुत तेजी के साथ भूख लग जाती है। और वहाँ पर जो कुंभ मेले लगते हैं वहाँ पर काफ़ी मित्रों को पता होगा कि बहुत से भंडारे चलते हैं। भंडारों में जाती है, उसके बाद वो क्या पाती है वहाँ पर केवल खिचड़ी पाती है और भूख इतनी तेज लगी हुई होती है कि वह कुंभ में खिचड़ी खाने प्रारंभ कर देती है। अर्थात इसी से देखिए कैसे याद करना है कि उत्तर में नौचंदी कुंभ में खिचड़ी खाई। उसके बाद मित्रों हमारी जो ट्रिक बनकर आती है उत्तर में से उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले की बात होती है। और उसके बाद बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में उत्तरायणी मेला लगता है। अर्थात उत्तर प्रदेश में उत्तरायणी मेला लगता है, जो कहाँ पर लगता है, बरेली में लगता है। मित्रों नौचंदी से हमारा बनकर निकलता है नौचंदी मेला, जो कहाँ पर लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है। और कुंभ से बात करते हैं तो कुंभ मेला जो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में लगता है, गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर लगता है। और खिचड़ी मेला की बात किया जाए, यहाँ पर खिचड़ी लिखा गया है, खिचड़ी मेला की बात किया जाए तो खिचड़ी मेला गोरखपुर से संबंधित है। मित्रों यहाँ पर देखिएगा कि उत्तर में से है उत्तरायणी मेला बरेली में जो लगता है, नौचंदी से नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, कुंभ से कुंभ मेला इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है। वह किस नदियों के संगम पर लगता है, तो गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद का। और खिचड़ी मेला की बात करते हैं, यहाँ पर खिचड़ी मेला यहाँ पर लिखा गया है खिचड़ी खाई, अर्थात खिचड़ी से खिचड़ी मेला जो गोरखपुर में लगता है। मित्रों यहाँ अगले जो पेट का एग्जाम हुआ था तब जो पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि खिचड़ी मेला कहाँ से संबंधित है, तो मित्रों यहाँ गोरखपुर से संबंधित है। इसे आसानी से एकदम याद कर लीजिएगा मित्रों, इससे आसान ट्रिक शायद ही आपको कोई इस यूट्यूब के माध्यम से दे सकता है। मित्रों मैं अब बात करता हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की। तो ट्रिक की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले को कैसे याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के रामलला नागा जी शेर हैं। अर्थात मित्रों मध्य प्रदेश में एक रामलला जी हैं जो नागा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन्हें उपाधि दी गई है शेर की। मित्रों बस 2 से 3 बार इसे याद आसान एकदम खाली माइंड से पढ़ लेना है कि मध्य प्रदेश के रामलला नागा जी शेर हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश में एक रामलला नामक व्यक्ति हैं जो कि नागा जी हैं और उन्हें उपाधि दी गई है शेर की। तो मित्रों हमारी ट्रिक यहीं पर निकलती है, रामलला से बन जाता है रामलीला मेला। जो रामलीला मेला पूछा जाए तो मित्रों मध्य प्रदेश से संबंधित है। और नागा जी की बात किया जाए तो नागा जी का मेला जो लगता है वह मध्य प्रदेश से लगता है। और यहाँ पर शेर की बात किया जाए तो सिंहस्थ मेला जो कहाँ पर लगता है वह मध्य प्रदेश में लगता है। मित्रों इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसे ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। अब मित्रों बात करते हैं यहाँ पर, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है हमारी प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में। और एकदम आसान सी, जैसे कि यहाँ पर आपको ट्रिक दिख रही होगी कि कजरी और रूपा गर्म पानी। अर्थात मित्रों कजरी और रूपा गर्म पानी, ऐसी ही ट्रिक के माध्यम से मैं प्रमुख अभ्यारण्य को भी आपको याद करवाने के लिए प्रेरित करूंगा। मित्रों उसके बाद मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।